कहानी का ये 13वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। अमारा सुबह सवेरे ही जाग गई। अब उसकी तबीयत ठीक थी। उसका मन थोड़ा हल्का हुआ। वो उठकर तैयार हुई और मंदिर में पूजा करने के लिए आ गई। रुक जाओ, सबसे पहले तुम पूजा नहीं कर सकती। हमारे यहाँ कुछ रिवाज है, तुम्हारी वजह से सब कुछ बिगड़ चुका है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। अमारा समझ नहीं पाई वो कौन थी। छोड़िए माँ, जब खुद का ही बेटा नहीं समझा तो इसे क्या कहेंगे। नर्मदा जी ने कहा। वो वीर की नानी थी जो कि कल देर रात आई थी। अमारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लोग क्या बोल रही थी। वो साइड में खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा कि तब तक अमारा वहीं खड़ी रही। नानी जी अमारा को गौर से देखकर बोली, लगती तो बड़ी भोली है ये छोरी, लेकिन चाल तो बड़ी बड़ी चले ही है। वो राजस्थानी भाषा का प्रयोग कहीं कहीं कर रही थी। अमार ने उनके पैर छूने चाहे। वो जैसे ही झुकी वो हट गई और गुस्से से बोली, बस बस, नौटंकी ना कर छोड़ी। मुझे सब मालूम है तू किस लिए आई है। मेरे नाती को क्या पिलाया है तूने। अमारा को अब समझ आ गया वो क्या बोल रही थी। वो नर्मदा जी से बोली, नर्मदा, मैं वीर के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता लाई हूँ। तू देखना वही बनेगी थारी हवेली की बिंदनी, और खानदान को चिराग भी वही देगी। अमार ने जैसे ही ये शब्द सुने उसकी आंखों से आंसू बहकर नीचे गिरने लगे। फिर से, क्या फिर से उसके साथ वही होगा। नर्मदा जी अमारा को देखकर अपनी माँ से बोली, माँ, कलवीर ने इसकी वजह से जितनी बातें बहस की है ना अपने बाबा साहब से, पूछिए मत। उसने आज तक इतनी खरी खोटी कभी नहीं सुनाई हमें। हमने क्या मांगा है उससे। बस उसे खानदानी लड़की से शादी के लिए ही तो कह रहे हैं, और वारिस। लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा है मासा। नानी जी अमारा को लगातार घूर रही थी। सुन छोरी, अगर तू चाहती है वीर का इस घर से रिश्ता रहे तो उसे मना। बोल उसे तू से शादी करने के लिए, वरना तू भी उसकी जिंदगी में नहीं रहेगी और ना हम सब। अब तुझे फैसला करना है तो क्या करेगी। नानी सा ने उसे फुसफुसाकर कहा। अमार ने उनकी तरफ भीगी आंखों से देखा और कुछ बोलने को ही, लेकिन हम, वो इतना ही बोल पाई। लेकिन वेकिन नहीं, हमें तेरे बारे में सब पता है। तेरी जैसी लड़कियों की कोख से नहीं चाहिए वारिस। नानी की बात सुनकर अमार ने नजरें नीचे झुका ली। वो रसोई में आ गई। उसकी आंखें बार बार भीग जाती। सब कुछ बदल चुका था। संग्राम भी जा चुका था उसकी लाइफ से। उसके माँ बाबा भी अब उसे प्यार करते थे। वीर जैसा पति था उसकी जिंदगी में, लेकिन वो धब्बा जो उसे मिला था वो मिटने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी नाश्ते के टेबल पर थे। वे नीचे आए तो नानी सा से मिलकर उसे बहुत खुशी हुई। फिर दादी सा से बोला, दादी सा, हम आज शाम को मनाली के लिए निकल जाएंगे। दादी सा बोली, लेकिन बेटा आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, अभी कुछ दिन रुकिए। नानी सा ने बड़े प्यार से कहा, अरे बेटा, मैं आई हूँ कुछ दिन मेरे साथ रह फिर जाना। वीर बस मुस्कुराया, उसने कुछ नहीं कहा। नाश्ते के बाद अमारा अपने कमरे में आ गई। उसने कुछ नहीं खाया था, बस झूठ कह दिया था कि उसने खा लिया। वीर अमारा को देखकर बोला, क्या हुआ, उदास हो ना तुम। वीर ने अमारा का चेहरा अपने हाथों में भर लिया। अमारा बोली, नहीं राणा साहब, वो हमारी थोड़ी तबीयत खराब थी ना कल, इसलिए अब हम ठीक हैं। वीर ने उसके सिर को चूम लिया और उसे गले लगा लिया। शाम हो चुकी थी। अमारा अब तक भूखी थी। उसने दोपहर का भी खाना नहीं खाया था। वीर ने सबके साथ खाया था, और वीर के पूछने पर अमारा ने फिर से झूठ बोल दिया कि उसने खा लिया है। उसका अंदर से खाना खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। दिल को अजीब सी बेचैनी उन्हें घेर लिया था। वो डर रही थी उसे और वीर को अलग ना कर दें। शाम के समय वो नीचे आ रही थी जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। हॉल में सभी बैठे हुए थे। वीर अपने कमरे में था, लेकिन अचानक से आवाज सुनकर वो बाहर की तरफ भागा। वीर की जान हलक में ही अटक गई। सभी उधर ही देखने लगे। पूरी 15 सीढ़ियों से अमारा नीचे गिरी थी। उसका सिर फूट चुका था और सिर से बहुत सारा खून निकलकर फर्श पर गिरा हुआ था। अमारा बेहोश हो चुकी थी। वीर जल्दी से उतरकर अमारा को गोद में उठाकर कार की तरफ भागा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर क्या हुआ था,
लेकिन इतना तो तय था, अमारा को बहुत जोर से चोट लगी थी, वो भी सिर पर। हो गया सत्यानाश। कल ही मैंने शांति पाठ रखवाया था और ये छोरी नीचे गिर गई। पूरा घर खून खून कर दिया। गंदगी फैला दी इसने तो। नानी ने छाती पीटते हुए कहा। दादी साहब बोली, क्या बात कर रही हैं सरोजनी जी? छोटी बहू को चोट लगी है, आप काम ना कीजिए, वो ठीक रहें। आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए। दादी साहब को अच्छा नहीं लगा उनका ये सब बोलना। वीर को कोई होश नहीं था। उसने न आगे देखा और न पीछे। वो बस अमारा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। पीछे दूसरी गाड़ी से आहान, चित्रलेखा और रतन जी भी आ रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही वीर ने अमारा को एडमिट करवाया। उसके शर्ट पर अमारा का खून लगा हुआ था। वो एकटक बस ओटी रूम को घूरता जा रहा था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला था। उसका दिल इस समय बुरी तरह घबरा रहा था। वो ही जानता था इस वक्त उसका क्या हाल था। वीर, आहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वीर ने खोए हुए ही कहा। आहान बोला, भाभी ठीक हो जाएंगी, तू चिंता मत कर। लेकिन ये हुआ कैसे यार? पता नहीं आहान, मैं कमरे में था जब मुझे अचानक से अमारा की आवाज़ सुनाई दी। मैं बाहर गया तो देखा अमारा नीचे गिर चुकी थी। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, मिस्टर राणा। यस डॉक्टर। अमारा कैसी है? उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? चोट तो लगी है, सिर पर 4 टांके लगे हैं, पैरों में भी चोट लगी है। अभी कुछ दिन उन्हें यहीं रहना होगा क्योंकि चोट की वजह से ट्रेवल करना सही नहीं होगा। उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा, अब मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। वे जल्दी से अमारा की तरफ लपका। चित्रलेखा भी वहीं थी। उसने खींच कर कहा, पता नहीं इसे कितनी सारी परेशानियां होती हैं। कभी ब्रेन ट्यूमर, कभी कुछ कुछ समझ ही नहीं आता मुझे तो। आहान गुस्से में बोला, चित्रलेखा क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें इतनी दिक्कत होती है तो नहीं आना चाहिए था ना? आहान को भी अब गुस्सा आने लगा था। वीर ओटी रूम में गया तो अमारा बेहोश थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वीर ने उसे जल्दी से गले लगा लिया। अमारा अब होश में आ चुकी थी। राणा साहब, उसे धीरे से कहा, अमारा तुम ठीक हो ना? वीर ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरते हुए कहा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है तुम्हें सिर में? नहीं, हम ठीक हैं, अमार ने धीरे से कहा। उसके दिमाग में तो सुबह से ही ढेर सारी बातें घूम रही थी। वो बस वही सब सोच रही थी जिसकी वजह से उसने खाना भी नहीं खाया और चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। तभी कमरे में सुनंदा जी और दादी सा आ गए। छोटी बहू, आप ठीक है ना बेटा? दादी सा ने प्यार से कहा। जी दादी सा, हम ठीक हैं। अमार ने जवाब दिया। ठीक है, आराम करो। वीर बेटा, तुम कपड़े चेंज कर लो, इस पर खून लगा है, सुनंदा जी ने कहा। वीर ने कपड़े चेंज कर लिए जो कि दादी सा लेकर आई थी। रात के समय वीर अमारा के साथ ही रहा। अमारा को दर्द की वजह से रात भर नींद नहीं आई। वो चुपचाप थी। उसके दिमाग में बस नर्मदा जी और नानी सा की बातें घूम रही थी। वीर अमारा की बेड से लगकर सो चुका था। उसे अभी अभी नींद आई थी जब अमार ने झूठा दिखावा किया कि वो सो चुकी है। अमार ने वीर के हाथ को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखें खुद ब खुद बरस रही थी। वो वीर से बहुत प्यार करती थी और वीर भी उसे बहुत चाहता था। लेकिन उसके घर में अमार के लिए वो जगह नहीं थी जो कि उसकी पत्नी को मिलनी चाहिए थी। हम क्या करें? कैसे मनाए राणा साहब को दूसरी शादी के लिए? क्या करें जो वीर मान जाए? अमारा रात भर सोचती रही। सुबह हो चुकी थी। नर्मदा जी भी आई थी। उन्होंने फिर से अमारा को याद दिलाया, देखो, मैं तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल नहीं रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम बस वीर को मना लो कि वह दूसरी शादी कर ले। तुम भी रहो ना उसकी जिंदगी में। मैं तुम्हें निकलने को कहाँ बोल रही हूँ। हम कोशिश करेंगे माँ साहब। अमार ने छोटा सा जवाब दिया। तुम चाहो तो ये कर सकती हो। वीर तुम्हारी बात मानेगा। बस कुछ दिन वीर से दूर रहो क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम प्रेग्नेंट हो जाओ और हमारा घर बिखर जाए। जी। अमारा ने सिर हिलाया। हॉस्पिटल में अमारा को पूरे 8 दिन हो चुके थे। उसके पैर से प्लास्टर हटकर एक बैंडेज लगा हुआ था। अमारा आज डिस्चार्ज हो गई थी। घर के लिए वो लोग निकल गए थे।
अमारा और वीर घर पहुंचे तो वहां नानी साग के साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम वैशाली था। उसने सभी को चाय दी। वो देखने में सुंदर थी। वीर, ये आपके लिए। वो वीर को चाय देने लगी। अमारा को कुछ अजीब लगा, लेकिन जल्दी ही नानी शाह ने बताया कि इस लड़के से वो वीर की शादी करवाना चाहती थी। अमारा की आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। वो बहुत परेशान हो उठी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने कमरे में आ गई। वीर ने उसे बेड पर बिठाया और सामने बैठ गया। वो उसे मेडिसिन देते हुए बोला, मेडिसिन ले लो। वीर ने उसे मेडिसिन दी तो अमारा ने ले ली। तो वीर बोला, हम बालकनी में चले। वीर उसे उठाकर बालकनी में ले आया। अमार ने वीर के सीने पर अपना सिर रखा हुआ था। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? वीर उसे प्यार से देखते हुए बोला, हम्म, आप बहुत परेशान हो गए ना हमारी वजह से? वीर प्यार से बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। तुम्हारी वजह से मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ हमारा। मुझे तुम हमेशा मेरे पास चाहिए, सही सलामत। तुम्हें पता है मैं कितना डर जाता हूँ जब तुम्हें कोई तकलीफ होती है तो मेरी धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। प्लीज जान, तुम हमेशा अपना ख्याल रखा करो, कम से कम मेरे लिए। अमारा वीर की आंखों में देखती रही। वो ही जानती थी इन दिनों उसे कैसा महसूस हो रहा था। वो वीर की बात सुनकर बोली, हम आपको कभी परेशान नहीं करना चाहते राणा साहब। हम हमेशा चाहते हैं आप खुश रहें। वो तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, इसलिए ऐसा हुआ। हम्म, तुम टाइम पर खाना खाओ तो ना। और वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं मैं तुम्हें। वीर आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वैशाली कमरे में आ गई। वीर, उसने आवाज लगाई। अमार ने वीर की तरफ देखा। मैं देखता हूँ। वीर बालकनी से रूम में आ गया। हाँ बोलो, वीर ने कहा। उसे अजीब लगा, ऐसे बिना कुछ बोले कमरे में आ गई थी और सीधे आवाज लगाई, वो आपके लिए शाम का नाश्ता। उसने टेबल पर रख दी। वीर बोला, रख दो। वैसे चाय एक कप और चाहिए? अमारा के लिए तुम नीचे बोल देना, कोई दे जाएगा। वैशाली बोली, ओह, मैं तो अमारा को भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। वैशाली ने छोटी मुस्कान देकर अमारा को देखा। नहीं राणा साहब, हमें नहीं चाहिए, मन नहीं है। अमार ने वैशाली को देखा। वो समझ चुकी थी कि वैशाली यहाँ क्यों आई है। वहीं वैशाली अब अमारा को गुस्से से घूर कर देखने लगी। अच्छा, लेकिन भूख तो लगी है ना? वीर ने ट्रे उठाई और अमारा को खिलाने लगा। वीर को ऐसे अमारा को खिलाते देखकर वैशाली जल भुन गई। वो गुस्से से वहां से चल दी। उसे अमारा से बहुत जलन हो रही थी और वीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वीर ने अपने हाथों से अमारा को खिलाया। वो दोनों बातें कर रहे थे। बात करते करते रात हो चुकी थी। वीर ने खाना भी अमारा के साथ अपने कमरे में ही खाया। तभी अचानक बारिश होने लगी। अचानक से बारिश होने की वजह से अमारा थोड़ी भीग गई। वीर ने उसे जल्दी से गोद में उठाया और कमरे में आ गया। वैशाली दरवाजे के उस तरफ ही खड़ी थी। वो अमारा और वीर को ही देख रही थी। वीर उसे गोद में उठाकर हंसने लगा। अमारा के बार बार कहने पर भी वो उसे उतार नहीं रहा था। दोनों की मीठी सी नोक झोंक बाहर सुनाई दे रही थी। उनके हंसने की आवाज बाहर तक जा रही थी। वैशाली को उनकी मीठी नोक झोंक जहर की तरह लग रही थी। वो और तो कुछ कर नहीं सकती थी, बस खड़ी होकर उन्हें घूर रही थी और अंदर ही अंदर कुट रही थी। बाहर घना अंधेरा छा गया था। बारिश बहुत तेज होने लगी थी। मौसम भी काफी ठंडा हो गया था। अमारा को वॉशरूम जाना था तो अमारा को वॉशरूम में छोड़कर वीर दरवाजा लॉक करने के लिए आया तो वैशाली जल्दी से छुप गई। वीर ने दरवाजा लॉक किया और बेड पर आकर बैठ गया। अमारा अभी वॉशरूम में ही थी। वीर को दरवाजा बंद करते देखकर वैशाली का मुंह बन गया और वो चली गई। अमारा वॉशरूम से बाहर निकली तो वीर ने जल्दी से जाकर उसे पकड़ लिया, क्योंकि अमारा को चलने में अभी भी अच्छी खासी दिक्कत हो रही थी। आज मौसम को क्या हो गया है? अमारा बाहर बालकनी से देखते हुए बोली, कल तुमने न्यूज़ नहीं देखी थी क्या? तूफान आने वाला था, शायद उसी का असर है। वहाँ मनाली में भी बहुत बारिश हो रही है। निचले इलाकों में तो बाढ़ आ चुकी है। अमार ने बेड ठीक किया और बैठ गई। वीर ने हल्दी वाला दूध आगे बढ़ाया और बोला, पियो। नहीं राणा साहब, आज नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता।
अमार ने नाक सिकोड़ी। वो उसके मुंह से गिलास लगाकर बोला, आज पी लो। उसने जबरदस्ती अमारा को दूध पिलाया। वीर अमारा को देखता रहा। उसे कुछ तो अटपटा सा लग रहा था। अमारा ज्यादातर खोई सी रहती। वीर उसके करीब जाने की कोशिश करता तो अमारा कोई ना कोई बहाना बना देती। आखिर वीर कितने दिनों तक उससे दूर रह सकता था। लेकिन फिर उसे लगा शायद अमारा का मन ना हो, या फिर कोई बात है जो अमारा मुझसे छुपा रही है। वीर ने पैन रिलीफ स्प्रे निकाला और अमारा के पैरों में स्प्रे करने लगा। अमारा बोली, आप छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। अमार ने स्प्रे लेना चाहा। वीर बोला, नहीं, मैं कर दूंगा। वीर ने उसकी नाइट गाउन को थोड़ा सा पैरों के ऊपर किया और स्प्रे करने लगा। वो उसे ही देख रहा था, जबकि अमारा इधर उधर देख रही थी। वीर ने स्प्रे साइड में रखा और अमारा की बगल में लेट गया। उसने करवट बदल ली और अमारा की तरफ मुड़कर उसे देखने लगा। अमारा अभी भी सीधी ही लेटी हुई थी। वीर ने धीरे से उसे अपनी तरफ मुड़ाया और बोला, मुझे बात करनी है तुमसे। हम्म, अमार ने कहा। वीर ने उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ है? यहाँ मन नहीं लग रहा है तुम्हारा, या फिर किसी ने कुछ कहा है तुमसे? बोलो। अमार ने वीर की आंखों में देखा। उसका जी किया कि सब कुछ वीर को बता दे। कह दे उसे कि वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि उसके घर में उसकी इतनी अहमियत नहीं है और ना ही वो इस घर को वारिस दे सकती है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? वीर ने उसे गौर से देखा। कुछ नहीं, हमारा सिर भारी हो रहा है। हमने दवाई ली है तब से। हम सो जाएं? अमार ने बात को टालना चाहा। वीर ने अमारा को अपने ऊपर खींच लिया और उसे गले लगा लिया और बोला, तुम मुझसे कोई बात तो नहीं छुपा रही हो ना? देखो, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अमारा बात को टालते हुए बोली, नहीं राणा साहब, कुछ भी नहीं। आप खामखा ज्यादा सोच रहे हैं। वीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने अमारा का सिर सहलाया और दोनों सो गए। सुबह अमारा नीचे मंदिर में थी। दादी साहब के साथ पूजा कर रही थी। आज करवा चौथ का व्रत था। वे नीचे आ गया। उसने देखा सभी पूजा कर रहे थे सुबह की। वैसे तो शाम को चांद निकलने के बाद ही व्रत की पूजा होती है। अमार ने भी व्रत रखा था। वे नाश्ते के टेबल पर था। उसने नाश्ता किया और इंतजार करने लगा। अमारा भी नाश्ता करेगी, लेकिन नहीं, सबका तो व्रत था। और आज की कोई नई बात ये भी थी कि दो कुंवारी लड़कियां भी व्रत रख रही थी। एक चित्रलेखा और दूसरी वैशाली। नानी सा, वीर जी मेरा व्रत कैसे खुलवाएंगी? आपने व्रत तो रखवा दिया। वैशाली ने बड़ी अदा से ये कहा, जैसे वो वीर की बीवी हो। नानी सा बोली, अरे छोरी, तू फिक्र न कर, देख लेना, तेरा व्रत वीर ही खुलवाएगा। बस थोड़ा सा सब्र करना। जी नानी सा। वैशाली ने मुस्कान बिखेरी। वहीं अमारा भी थी, जिसने सारी बातें सुन ली थी। उनकी बातें सुनकर उसका तो दिल ही जोर जोर से धड़कने लगा। वो वीर को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। बस एक बात के आगे वो मजबूर हो गई थी। इस घर के वारिस के नाम पर जो उसके साथ खेल खेला जा रहा था, वो उसे देखकर और जानकर भी चुप थी, क्योंकि वो इस खानदान में कोई दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वीर ने जो इज्जत उसे दी थी, मान सम्मान उसे दिया था, वो उसे वैसे ही मान सम्मान देना चाहती थी। इस घर को हमेशा जोड़कर रखना चाहती थी। वीर को जब अमार के व्रत के बारे में पता चला तो वह काफी खुश हुआ। लेकिन बाहर तो बारिश हो रही थी, तो चांद कैसे निकलेगा भला? वीर बेचैन हो उठा। उसे एक मिनट भी चैन नहीं था। आज हमारा दिन भर नीचे ही थी। वीर से मुलाकात बस नजरों में ही हुई। दोनों बस दूर से ही एक दूसरे को देख रहे थे। अमारा के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। जब वो कमरे में आई, पैरों की मेहंदी सूख चुकी थी, इसलिए वो आराम से बेड पर बैठ गई। लेकिन ये क्या, वीर उसे तंग करने लगा। कभी वो उसके होठों को चूमता, कभी उसकी गर्दन को। अमारा चाहकर भी वीर को रोक नहीं पा रही थी। आप हमें तंग क्यों कर रहे हैं? अमार ने धीरे से कहा तो वीर उसके बगल में आकर बैठ गया। उसने अपने हाथों पर उसे सुला लिया। अमारा वीर को देखने लगी तो वीर बोला, तुम मुझे खुद से दूर क्यों रखना चाहती हो? आखिर मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अमारा सकपका गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है राणा साहब, वो बस ऐसे ही हम।
अमारा बीच में ही अटक गई। वीर ने कुछ नहीं कहा। वो अब समझ चुका था कि अमारा को जरूर किसी ने कुछ कहा था। रात हो गई, सभी तैयार होने लगी। नीचे के कमरे में वैशाली ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था। वो सुंदर तो थी ही, तो आज और भी सुंदर लग रही थी। साथ ही साथ चित्रलेखा भी रेडी हुई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ वैशाली को देखकर। वैशाली आखिर क्यों तैयार हो रही थी, वो सोचने लगी। ऊपर से नानी सा उस पर इतनी मेहरबान क्यों थी। ये लो, तुम भी तैयार हो जाओ। नर्मदा जी ने एक थाल अमारा को देते हुए कहा, क्योंकि करवा चौथ में सासी बहू को शगुन देती है। जी मासा। अमार ने वो थाल ले लिया और तैयार होने लगी। अमार भी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए तो नर्मदा जी, सुनंदा जी और दादी साहबी उसे देखती रह गई। वो लगी बहुत सुंदर रही थी, बिल्कुल किसी महारानी की तरह। चेहरे पर मासूमियत भरी हुई थी और आंखें झील की तरह गहरी थी। खैर, बारिश रुक गई, सबने चैन की सांस ली। वीर भी तैयार हो गया था। वीर की नजर जब अमारा पर गई तो वो उसे देखता रह गया। उसकी आंखें थमसी गई थी उस पर। अमारा छत पर थी, बाकी सब लोग भी छत पर आ गए अपने अपने पति के साथ। वीर अमारा के बगल में खड़ा था। कुछ पूजा की विधियां हुई और सभी चांद का इंतजार करने लगे। जल्दी से चांद निकल जाए और ये व्रत से पीछा छूटे, वैशाली ने खींचते हुए कहा। तो वीर ने उसकी बात सुन ली। वो जानता था वैशाली कुंवारी है, फिर व्रत हो सकता है अपने प्रेमी के लिए रखा हो। उसने सोचा, फिर सिर झटक दिया। वीर अमारा से बोला, तुम यहाँ बैठो। वीर ने उसे एक साइड झूले पर बिठा दिया। पूरी छत पर जंगे जंगे पर लोग थे, सभी इंतजार कर रहे थे। अमारा की नजर घूम फिर कर वैशाली पर ही चली जाती। उसे अच्छा नहीं लग रहा था वैशाली का यूं वीर के लिए व्रत रख रहा। अरे देखो, चांद आ गया, किसी ने बड़े खुश होकर कहा। सभी आसमान की तरफ देखने लगे। पंडित जी ने सभी को जल्दी से ही व्रत खोलने को कहा, क्योंकि चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था, इसलिए सभी जल्दी जल्दी रस्में करने लगे। हमारा को कोई कुछ बताने वाला नहीं था, लेकिन उसने अपनी माँ को कितनी बार ये करते हुए देखा था। वो छलनी से चांद को देखने लगी, फिर वीर को देखा, जिसके चेहरे पर चांद से भी ज्यादा तेज था। अमारा की आंखें एक पल के लिए भीग गई। ये खुशी के आंसू थे। वीर बिल्कुल चांद की तरह ही था उसकी जिंदगी में। जैसे वो अकेले पूरे आसमान को रोशन करता है, वैसे ही वीर ने उसकी जिंदगी को रोशन किया था। अमार ने वीर के माथे पर टीका लगाया और आरती उतारी। वीर ने उसे पानी पिलाया और थोड़ा सा प्रसाद खिलाया। वैशाली भी एक टक वीर को ही घूर रही थी। अमार ने देखा वो वीर को गौर से देख रही थी। चलो इधर आओ। वीर ने एक प्यारी सी तस्वीर खींच ली, जिसे उसने अमारा के घर वालों को भेजी। वो पिक उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाल दी थी। देखते ही देखते वो वायरल हो गई। आज अनीका ने भी संग्राम के लिए व्रत रखा था। वो भी अभी ही उसका व्रत खुलवा कर बैठा था जब उसकी नजरें सामने तस्वीर पर गई। उसने नजर भर कर अमारा को देखा। कितनी सुंदर लग रही थी वो। काश उससे इतनी गलतियां ना हुई होती तो वो आज बहुत अच्छी लाइफ जी रहा होता उसके साथ। लेकिन अफसोस के सिवा अब उसकी लाइफ में कुछ नहीं बचा था। वो दिल ही दिल में तड़प उठा। अमारा वीर के साथ कितनी खुश थी, ये अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता था। वैसे भी वीर उसे बहुत प्यार करता था, और ये देखने वाली क्या बात हुई भला। उसे तो अमारा शुरू से ही पसंद थी। अब तो पूरी दुनिया ये जानती थी। सभी औरतें नीचे आ गई थी। सब लोग खाना खाने लगे। वीर भी अमारा को लेकर नीचे आ गया। वैशाली आप भी व्रत में थी। क्या हो वैशाली, खाओ ना, तुमने भी व्रत रखा है क्या। चित्रलेखा ने उसे ताना कसा। वैशाली बोली, ओ नहीं, बस ऐसे ही। वो वीर के सामने रुकी हुई थी कि अचानक उसने गिरने का नाटक किया। नानी सा भी वही थी। हे भगवान, क्या हुआ छोरी को। नानी सा घबरा कर जल्दी से आ गई। अरे इसे क्या हुआ, अभी तो ठीक थी। चित्रलेखा ने जोर से कहा। वीर बेटा, जरा इसे उठा लेना, देखो कैसे बेहोश हो गई। नानी सा ने परेशान होते हुए कहा। अमारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वीर उसे उठाए। अरे क्या हुआ इसे। तभी आहान वहां पहुंचा।
ये बेहोश हो गई है, चित्रलेखा ने कहा। वो समझ चुकी थी कि ये वैशाली की कोई चाल है, इसलिए उसने कहा, आहान, आप जरा इसे कमरे में पहुंचा देंगे? देखिए ना, बेचारी बेहोश हो गई। आहान जल्दी से आगे बढ़ा ताकि नानी उसे रोकने लगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, वीर उसे पहुंचा देगा। नानी सा की बात सुनकर वीर बोला, आहान पहुंचा देगा उसे, मैं कमरे में जा रहा हूँ। अमार ने अभी तक कुछ खाया नहीं है, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। वीर ने अमारा का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वैशाली की बेहोशी कहीं न कहीं खटकी थी। वैशाली जो बेहोश होने का नाटक कर रही थी, वो सारी बातें सुन रही थी। उसे महसूस हो गया था कि उसकी प्लानिंग फेल हो गई, तो वो फिर से नौटंकी करते हुए बोली, पानी। चित्रलेखा ने बोतल आगे बढ़ा दी और बोली, ये लो पानी पी लो, बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी। चित्रलेखा पूरी तरह से समझ चुकी थी कि वो वीर से अपना व्रत खुलवाना चाहती थी, लेकिन उसे ये मंजूर नहीं था। जो उसका नहीं हो सकता था, वो उसे वैशाली का भी नहीं होने देना चाहती थी। वीर को हल्का सा गुस्सा आया। उसने अपना मूड ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि अमार ने कुछ खाया नहीं था। वो अमारा को लेकर अपने कमरे में आ गया और वहीं उसने दोनों का खाना भी मंगवा लिया। दोनों ने हल्का सा खाया, क्योंकि अमारा के दिमाग में बस वैशाली ही घूम रही थी। वो वीर को खोना नहीं चाहती थी। उसका मन जवाब दे रहा था, वो उसे कैसे बांट सकती थी। वीर ने अपने कपड़े चेंज किए। अमर ने सारे गहने उतार कर रख दिए थे। वो खोई हुई थी। उसने बालों को चूड़ा बनाना चाहा, तभी वीर ने उसे खोल दिया। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। वीर ने उसका पल्लू भी गिरा दिया, जिसे अमारा संभालने लगी। लेकिन वीर को आज कुछ मंजूर नहीं था। वो अमारा से दूर नहीं रहना चाहता था। उसने झट से उसे गले लगा लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। अमारा ने भी कोई विरोध नहीं किया। मेरे करीब रहो जान, मुझसे दूर मत जाओ, उसने धीरे से उसके कानों में कहा। तो अमार ने भी उसे जोर से गले लगा लिया और वीर ने अपने अधरों को उसके अधरों से लगा दिया। वीर आज बहुत खुश था, क्योंकि अमार ने आज उसके लिए व्रत जो रखा था। वो आज अमारों को बहुत सारा प्यार करना चाहता था। बाहर बारिश हो रही थी अभी भी, जिससे वो और रोमांटिक हो रहे थे। इधर वैशाली गुस्से से बौखला गई थी। वो तुरंत उठकर बैठ गई जब उसने आहान को देखा। अब उसके लिस्ट में अमारा के बाद चित्रलेखा एक दुश्मन बन गई थी। क्या हुआ है तुम्हें? किसके लिए व्रत रखा था तुमने? चित्रलेखा हल्के गुस्से से बोली। तुम अपने काम से काम रखो ना। क्यों दूध में मक्खी की तरह गिरने आई हो? जानती हो ना, एक चुटकी में साइड कर दूंगी तुम्हें। तुमने अभी देखा कहाँ है मुझे कि मैं क्या चीज हूँ? वैशाली ने उसे घूर कर कहा। उसकी बात सुनकर चित्रलेखा को गुस्सा आ गया। वो भी वैशाली को गुस्से से घूर कर बोली, ओहो, क्या चीज हो तुम? एक वीर तो संभाला नहीं गया और मुझे अपने तेवर दिखा रही हो। तुम शायद जानती नहीं मुझे मैं क्या से क्या कर सकती हूँ। क्या कर लोगे तुम? हाँ बोलो, मुझसे क्यों उलझ रही हो? वैशाली गुस्से से भिन भिनाते हुए बोली। तो चित्रलेखा उसी धमकी देते हुए बोली, तुम वीर से दूर रहो। जो मेरा ना हो सका वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता, समझी? तुम जितना दूर रहोगी तुम्हारे लिए उतना सही रहेगा, वरना तुम्हारा खेल मैं हर किसी के सामने ले आऊंगी। वैशाली चिढ़कर बोली, ओहो, मुझे धमकी? वैशाली को धमकी? शायद तुम नहीं जानती, मुझे यहाँ लाने वाली और कोई नहीं, खुद वीर की नानी ही है। और वही चाहती है कि मैं वीर की जिंदगी में आऊं उसकी पत्नी बनकर। चित्रलेखा हैरान हो गई। वैशाली बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने चित्रलेखा के सामने अपना असली मकसद बता दिया। उसे अब चित्रलेखा में अपनी दुश्मन दिखाई देने लगी थी, इसलिए वो लगातार उसे घूरे जा रही थी। चित्रलेखा भी गुस्से से उसे घूर रही थी। तुम्हें तुम्हें देख लूंगी, वैशाली ने तीखे शब्द कहे और वहां से निकल गई। रात गहरी हो गई थी। अमारा वीर की बाहों में लिपटी हुई सो रही थी। उसे अभी तक नींद नहीं आई थी। वीर सो चुका था। अमार ने वीर को देखा। वीर उसे अपने सीने से लगाकर सोया हुआ था। अमार ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और वीर को जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कैसे हम किसी और को आपके साथ देखेंगे राणा साहब? हमें तो सोच कर भी डर लगता है, किसी और का आपके साथ होना हमसे कैसे हो पाएगा ये?
अमारा सोचती हुई कब सो गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह अमारा ने पूजा की और नाश्ता बनाने लगी। वैसे तो हवेली में खाना बनाने के लिए बावर्ची थे ही, लेकिन अमारा वीर के लिए खीर बना रही थी जो कि उसे बहुत पसंद थी। तभी वैशाली के कदम वहां पड़े। ओहो, अमारा तुम यहाँ हो? वो अमारा को अजीब नजरों से घूरते हुए बोली, जैसे अमारा ने किचन में आकर कोई गुनाह किया हो। अमारा ने कुछ नहीं कहा। खीर बन चुकी थी। वो कटोरियों में उसे निकालने लगी। तुम तो जान ही गई होगी ना मेरा मकसद क्या है, मैं आखिर क्यों आई हूँ यहाँ? वैशाली ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ, हमें पता है, अमर ने धीरे से कहा। तो मेरा रास्ता साफ करो ना। तुम्हारे पति के लिए ही इतना पापड़ बेल रही हूँ। कभी तो मौका दो उनके करीब आने का, तभी तो हम दोनों नजदीक आएंगे और इस घर को वारिस मिलेगा। वो बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराकर बोली, राणा साहब के अनुसार रहोगी तभी वो तुम्हें पसंद करेंगे, और हम क्या करें जो तुम उनके करीब जाओ? अमार ने उसे देखते हुए कहा। तो वो उसकी तरफ उंगली करते हुए बोले, ओहो, तुम शायद जानती नहीं अमारा, तुम ही तो कबाब में हड्डी बनी हो। तुम जब तक उनसे दूर नहीं रहोगी हम करीब नहीं आ पाएंगे। तुम्हारा दूर रहना हमारे लिए फायदेमंद होगा, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए दूर हो जाओ वीर जी से, समझी? अमारा को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आई। आखिर वो कहाँ चली जाए जिससे वो दूर रहे? अमारा बाहर आ गई। सभी नाश्ता करने लगे। अमारा ने सबको खीर दी। खीर बहुत स्वादिष्ट थी। वीर को पता था ये अमारा ने ही बनाई है, क्योंकि वो अमारा के हाथ की बनी खीर का स्वाद जानता था। वो अमारा को देखकर मुस्कुराया। नानी सा ने नाश्ता किया और सबसे बात करने लगी। अरे नर्मदा बेटा, हमारे यहाँ जो पूजा होती है, मैं सोच रही थी इस बार अमारा को ले जाऊं, मेरा भी मन लग जाएगा और अपने नानी ससुराल भी घूम आएगी। नानी सा ने ये बात इतनी सफाई से कही थी कि कोई समझ ही नहीं पाया कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। नर्मदा जी बोली, हाँ ये तो अच्छी बात है। नानी सा सुनंदा जी को देखकर बोली, सुनंदा बेटा तू भी चल हमारे साथ, बहुत दिन हो गए हैं तू भी घर नहीं गई है। नानी सा ने कहा तो रतन जी बोले, लेकिन वीर तो नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ ऑफिस में कुछ काम है और मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, कुछ मटेरियल के लिए जो कि बेहद कीमती है। उन्हें देखना है सामने से, देख लूंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा। वीर कुछ कहता इससे पहले ही नर्मदा जी ने बड़े प्यार से कहा, रतन जी आप देखना, वीर आपका काम संभाल लेगा, वो भी बहुत अच्छे से। और वैसे भी हमारा 4 दिनों के लिए ही तो जा रही है। और ये क्या बात हुई, हमारा वहाँ मासा के साथ नहीं जा सकती क्या? कोई बात नहीं, कुछ दिन घूमेगी तो उसका भी मन अच्छा रहेगा और माँ भी खुश हो जाएंगी। आप देखिए ना, कल ही वीर की दादी साहब भी तीर्थ के लिए चली गई, इसलिए मासा को भी मन किया पूजा करवाने का। अभी तो दीदी भी यही है, इसलिए वो लगे हाथ पूजा करना चाहती है। नंदा जी हंसते हुए बोल रही थी। वीर ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। अमारा समझ चुकी थी कि नानी सा क्या करने वाली थी, लेकिन वो मजबूर थी। उन्होंने जो सोचा होगा वही सही होगा, सोचकर उसने अपने मन को समझा लिया। वीर और अमारा दोनों अपने कमरे में आ गए। मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा, वीर ने कहा। वो बेड पर बैठा हुआ था जब अमारा ड्रेसिंग टेबल पर सामान समेट रही थी। अमारा की आंखें गीली हो गईं, लेकिन उसने झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, आपको तो खुश होना चाहिए। सभी अपनी पत्नियों से कुछ दिन दूर रहना पसंद करते हैं। वो दिल से चाहते हैं कि कुछ दिन पीछा छूटे, और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं राणा साहब? वीर ने अमारा के पास आकर उसको पीछे से पकड़ लिया और बोला, मैं नहीं जानता वो किस तरह के पति होते हैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है अमारा, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। देखो, वीर ने अमारा को अपनी तरफ घुमाया और उसका हाथ अपने सीने पर रखा और बोला, देखो मेरा दिल कितनी जोर जोर से धड़क रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है ये कैसे मानेगा तुमसे दूर रहना। अमारा ने अपना एक हाथ वीर के गाल पर रखा और बोली, हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं राणा साहब, लेकिन ये कौन सी बात हुई? हम तो बस 4 दिनों के लिए आपसे दूर रहेंगे और नानी साहब उन्हें बुरा लगेगा। वो दिल से चाहती हैं हम उनके साथ जाएं। ऐसे में मना करना अच्छा नहीं होगा और हमें जिंदगी भर साथ रहना है, आप क्यों नहीं समझते? वीर उदास लहजे में बोला, तुम शायद जानती नहीं, जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ है
मैं तुम्हें देखे बिना एक दिन भी नहीं रहा हूँ। भले ही छुप कर ही तुम्हें देखा है, कभी व्हाइट हाउस के सामने, कभी तुम्हारे कमरे की खिड़की से, कभी तुम्हारे स्कूल में, लेकिन रोज तुम्हें देखा है। मुझे आदत है, बस आदत है तुम्हारी। अब तुम जो चाहे कह लो, लेकिन मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती अब। बेर ने अमारा को जोर से गले लगा रखा था। तभी कमरे में एंट्री हुई वैशाली और नानिसा की। दरवाजा आधा खुला हुआ था। वीर बेटा, वो सीधा अंदर आ गई। वीर ने अमारा को छोड़ दिया। दोनों नानिसा के अचानक आने से छिप गए। नानिसा बोली, अरे बेटा, दरवाजा तो बंद कर लेते। ओहो, आजकल की बिंद बिंदनी। अमार ने नजरें झुका ली। नानिसा अमारा को ऑर्डर देते हुए बोली, हाँ तो अमारा, कपड़े समेट ले, हम आज शाम को ही निकलेंगे। वो क्या है ना, कल ही पूछा है। अभी पुरोहित जी से बात हुई थी, मैंने उन्हें तेरे बारे में भी बोल दिया है। अब 3 लोगों की पूजा हो जाएगी, इसलिए तैयारी कर ले। जी नानिसा, अमारा ने कहा। अमारा का जाना जरूरी है क्या? वीर ने पूछा। हाँ बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हम पूजा करने जा रहे हैं, अगर वो नहीं गई तो कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलते। नानिसा ने कुछ कुछ बातें अमारा के दिमाग में ऐसी डाल दी थी कि अमारा ने वीर को मना ही लिया। नानिसा बोली, और दिक्कत क्यों हो गई, नर्मदा या फिर वीर को? वैशाली है ना, सब संभाल लेगी, है ना बेटा? नानिसा मुस्कुराई तो वैशाली भी मुस्कुरा दी। शाम होने को थी। अमार ने कुछ कपड़े बैग में रख लिए थे। उसका भी मन बहुत बेचैन था, लेकिन वो ये सब इस घर के लिए ही कर रही थी। वो वीर को किसी से भी बेवजह लड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। हो गई तैयारी? नर्मदा जी कमरे में आई। जी मासा, अमार ने धीरे से कहा। तो नर्मदा जी उसे घूर कर बोली, सुनो, तुम जानती हो ना तुम्हें क्यों भेजा जा रहा है? इसलिए वीर को ज्यादा फोन करने की जरूरत नहीं है। खुद को उससे दूर कर रही हो तो पूरी तरह से 4 दिनों के लिए कर लेना। ऐसा ना हो कि तुम यहाँ नहीं हो फिर भी फोन से चिपकी हुई हो, ये काम मत करना। जी माँ, अमार ने फिर से सिर हिलाया। वीर अमारा के लिए नया फोन लाया था। उसने अमारा को फोन पकड़ा दिया और बोला, मुझसे हमेशा जुड़ी रहना, ज्यादा दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, समझी? उसने अमारा के सिर को चूम लिया। अमार ने उसे जोर से गले लगा लिया। सांसें बहुत तेज चल रही थी उसकी। अपना ख्याल रखिएगा आप। राणा साहब, अमारा की आंखें भर आई। तुम भी? वीर ने भी उसे जोर से गले लगाया। दोनों की धड़कनें बहुत तेज थी। नानिसा ने ज्यादा देर अमारा को रहने ही नहीं दिया। वो उसे जल्दी से ले गई। मासा, इतनी जल्दी किस चीज की? हमें गाड़ी से ही जाना है ना, ट्रेन या बस थोड़ी पकड़नी है? सुनंदा जी को कुछ खटका, इसलिए उन्होंने अपनी माँ से पूछ ही लिया। नानिसा चेप कर बोली, अरे नहीं नहीं, तूने देखा नहीं, वीर तो चाहता ही नहीं कि उसकी बीदनी उससे दूर जाए। जल्दी से निकलेंगे तो दोनों दुखी कम होंगे। अमारा कार में बैठ तो गई, लेकिन उसकी नजरें पीछे थी जब तक वीर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। वो तब तक पीछे देखती रही। वीर भी उसे तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। वो अमारा को बिल्कुल नहीं भेजना चाहता था। वो अपने मन में बोला, चली तो गई हो तुम, लेकिन तुम्हें याद किए बिना मेरा एक पल भी नहीं जाएगा। वीर अपने सामने सुनी सड़कों को ही देखता रहा। वीर हॉल में ही बैठा था जब वैशाली उसके लिए चाय लेकर आई। ट्रे में 2 कप थे। वीर, ये लीजिए चाय। उसने कप उसकी तरफ बढ़ा दिया। नहीं चाहिए, वीर ने कहा। वो फोन पर अमारा और अपनी तस्वीरें देख रहा था। कॉफी ला दूं? कॉफी पियेंगे? फिर से वैशाली ने कहा। कुछ भी नहीं चाहिए, ये बोलकर वीर अपने कमरे में चला गया। वीर का मन इस समय बहुत उदास था। इस समय उसका कुछ भी खाने पीने का मन नहीं था। वैशाली का चेहरा तन गया। वो गुस्से में बोली, उस अमार ने क्या जादू करके रखा है वीर जी पर? इतनी खूबसूरत लग रही हूं मैं, फिर भी उनकी नजर ही नहीं गई मुझ पर। वीर अपने कमरे में आ गया। अमारा के जाने के बाद उसका कमरा बिल्कुल खाली सा हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और सोफे पर बैठ गया। उस कमरे में उसकी और अमारा की बहुत सी यादें थी। कुछ याद करके उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमारा के जाने के बाद तो उसे ऐसा लग रहा था कि घड़ी की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। समय रुक सा गया है, वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा था। वो अपने फोन में बस अमारा और अपनी ही फोटो देखे जा रहा था।
किसी किसी फोटो में तो अमारा बहुत प्यारी लग रही थी, तो वो उसे प्यार से निहारता रहा। रात गहरी हो गई थी। अमारा पहुंच गई थी। वीर ने फोन किया था। अमारा ने बता दिया कि वो पहुंच गई। लेकिन मैं तड़प रहा हूँ यहाँ। मेरा मन हो रहा है कि तुम्हारे पास आ जाऊं। वीर ने कहा, हम जल्दी आ जाएंगे राणा साहब, और वैसे भी कल से आप ऑफिस में होंगे तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। वीर ने अमारा से काफी देर बातें की। फिर वीर नीचे आया। उसने खाना खाया क्योंकि अमारा ने उससे कहा था कि वो खाना खा ले। वीर का तो मन भी नहीं था खाना खाने का। इधर अमारा ने भी थोड़ा बहुत जबरदस्ती खाया। वो जानती थी कि उसे वीर से क्यों दूर किया गया था, और ये सब जानकर उसके गले से खाना कैसे नीचे उतरता। खाना खाकर वीर अपने कमरे में आ गया और काम करने लगा। वीर अपने कमरे में था जब वैशाली दूध लेकर उसके कमरे में आई। वीर बोला, तुम रख दो, मैं पी लूंगा। वीर ने थोड़ी देर बाद दूध पिया और लेट गया। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे सब कुछ घूम रहा हो। वो सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे लगा उसके बगल में कोई बैठा है। ये क्या? वहां अमारा थी। हल्की सी रोशनी में उसके कपड़े दिख रहे थे, लाल रंग की साड़ी में। ये साड़ी वीर की सबसे पसंदीदा साड़ियों में से एक थी। अमारा। वीर मुस्कुराया और उसे पकड़ लिया। जान तो, वीर शायद नशे में था, मतलब उसके दूध में कुछ नशीला मिलाया गया था, जो कि वैशाली की करामात थी। वीर धीरे धीरे और नशे में चला गया। उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। वैशाली ने वीर के चेहरे पर हाथ फेरा। वो वीर को किस करने लगी। वो उसके बालों और गर्दन को लगातार पागलों की तरह चूम रही थी, जिससे वीर सिड्यूस हो जाए और वैशाली के साथ सब कुछ कर बैठे। लेकिन वीर नशे से आंखें मूंद चुका था। वो उसे हटाने लगा। अमारा। उसके मुंह से निकला, आई लव यू। वो लगातार अमारा का नाम ले रहा था। अंत में वो गहरी नींद में सो गया। राणा साहब, वैशाली ने अमारा का अभिनय करते हुए कहा। वो वीर की छाती पर हाथ फेर रही थी, लेकिन वीर नहीं उठा। वैशाली चिढ़कर बोली, हद है ये भी। लड़की सिड्यूस कर रही है और इन्हें कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरा मूड खराब कर दिया इन्होंने। बस इन्हें अमारा ही चाहिए। हद है यार। वो बेड से उठी और साड़ी को ड्रेसिंग रूम में कबर्ड में ठूस दिया। फिर वो खुद से ही बोली, शायद डोज ज्यादा हो गया मुझसे, इसलिए वीर जी सो गए। ठीक है, कल इन्हें कम दूंगी, पर कल तो मैं इन्हें पाकर रहूंगी। कल हम एक हो जाएंगे। इतने अच्छे से डोज रेडी करूंगी कि हम दोनों इंजॉय कर सकें। अरे, नर्मदा आंटी और नानी सा को तो पता भी नहीं है कि मैं क्या खेल खेल रही हूँ। वो तो सोच रही हैं मैं अपने संस्कारी गुणों से वीर जी का मन जीत लूंगी, लेकिन उनको क्या पता, शुरुआत ऐसे ही होती है बिस्तर से। फिर मैं बनूंगी वीर जी के बच्चे की माँ और इस घर को वारिस दूंगी, और हमारा बेचारी अभागी मेरे बच्चे को पालेगी और मैं ऐश करूंगी वीर के साथ, क्योंकि बच्चे पालना मेरे बस का नहीं। कौन बच्चों के चक्कर में अपनी लाइफ खराब करेगा। मुझे तो वीर के साथ एक नौकरानी भी मिल जाएगी, जो निस्वार्थ भाव से मेरे बच्चे को पालेगी। एक बार जरा वीर को काबू में कर लूं, फिर तो उस अमारा को वीर के पास भी नहीं फटकने दूंगी। कल रात हम एक हो जाएंगे और परसों सुबह होगा भयंकर हंगामा, और फिर वीर को मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। वैशाली अपने मन में पता नहीं कौन कौन से मंसूबे बना रही थी। फिर वो अपने कमरे में आकर आराम से सो गई। वे नशे की हालत में था, इसलिए सो गया था। पर उधर अमारा रात भर जाग रही थी। उसे वैशाली के इरादे नहीं पता था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वैशाली इतनी घटिया खेल खेलने के बारे में सोच रही थी, और आज ही रात से उसने इसे अंजाम भी देना शुरू कर दिया था। वीर सुबह उठा तो उसे अपना सिर बहुत भारी भारी सा लग रहा था। कल की बातें कुछ कुछ उसके दिमाग में धुंधली सी याद आने लगी थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सच था या सपना। हो सकता है हमारे से दूरी की वजह से उसके दिमाग में ऐसी बातें आ रही होंगी। वो सिर पकड़कर बैठा हुआ था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि वीर की गर्दन पर लाल निशान थे, जो कि वैशाली ने दिए थे। वीर रेडी हुआ और ऑफिस के लिए निकल गया। उसने नाश्ता नहीं किया था। रास्ते में ही उसने अमारा को फोन किया और बात करने लगा। अमारा मंदिर जा रही थी, लेकिन अमारा की नसें उसकी गर्दन पर चली गई। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत बड़े बड़े विस्फोट हो रहे थे। क्या वैशाली ने अपनी चाल चल दी? क्या वो कामयाब हो गई मुझे यहाँ भेजकर?
अमारा से यही सोच रही थी जब नानिसा ने उसे आवाज लगाई, हम बाद में बात करें, हमें देर हो रही है। अमारा बस इतना ही बोल पाई थी। वीर फीका मुस्कुरा दिया। अमारा को फोन रख कर जाना पड़ा। वीर को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कल की रात उसे अजीब से सपने आए थे। कुछ तो अजीब सा था। उसे पूरा दिन अजीब सा महसूस होता रहा। ऑफिस में भी वीर परेशान सा रहा। शाम हो चुकी थी। वीर ऑफिस से लौटकर आ चुका था। आते ही उसे वैशाली मिल गई। वैशाली ने आज कॉफी बनाई थी। वहां नर्मदा जी भी थी, इसलिए वीर बैठ गया और साथ में कॉफी पीने लगा। बेटा, आज डिनर में सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनवाया है। तुम थोड़ी देर में नीचे आ जाओ, हम साथ में डिनर करेंगे, नर्मदा जी ने कहा। "हम्म।" वीर अपने कमरे में आया। उसका मन ही नहीं हो रहा था कमरे में जाने का, लेकिन क्या कर सकता था। उसने अपने कपड़े चेंज किए, तभी उसकी नजर अपनी गर्दन पर गई। उसने गौर से देखा, ये निशान जो कि पूरी तरह से लव बाइट्स लग रहे थे। उसे करवा चौथ वाली रात याद आ गई। वो और अमारा एक साथ थे उस रात। वीर अमारा की गर्दन पर हमेशा ऐसे निशान छोड़ता था। वो कभी कभी उसे तंग भी करता था। अमारा हमेशा कहती थी उसे बहुत गुदगुदी होती है। कभी कभी वो वीर से नाराज भी हो जाती थी इसी वजह से। इसलिए वीर को ज्यादा मजा आता था उसे तंग करने में। वैसे भी लड़कियों का शरीर कोमल होता है, इसलिए निशान जल्दी आ जाते हैं। लेकिन मेरी गर्दन पर ये निशान, अमार तो कभी इतनी वाइल्ड नहीं होती कि मुझे ऐसे निशान दे। और जहां तक मुझे याद है, अमार ने ऐसा कुछ नहीं किया था। और जब भी मैं अमारा के साथ होता हूँ, वो मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल होते हैं। वो सब तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। फिर अब वीर के दिमाग में कल की बातें घूमने लगी। वीर अभी कपड़े चेंज कर चुका था। वो ड्रेसिंग रूम में ही था जब उसकी नजर फिर से एक बार घूमी और अध खुले हुए अमारा की कबर्ड में गई। वीर कबर्ड बंद करने के लिए जैसे ही गया, उसकी नजर उस साड़ी पर गई जो कि जैसे की तैसे रखी हुई थी। उसका दिमाग घूमने लगा। कल रात को उसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे और अमारा इसी साड़ी में थी। क्या सच में कुछ ऐसा था या फिर वीर का कुछ वहम था? खैर, वीर को बुलाने के लिए मैड आई थी, इसलिए वो नीचे पहुंच गया। उसने ना के बराबर ही खाना खाया क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ था। वैशाली बस वीर को ही देख रही थी। वो बस फिराक में थी। वीर कब जाए कमरे में और वो दूध लेकर पहुंचे। खैर, जल्दी ही उसे मौका मिला। वीर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था जब वो दूध लेकर पहुंची। उसने कमरे में आकर बड़े प्यार से कहा, वीर जी, दूध। उसने दूध वीर के हाथों में देना चाहा। रख दो। वीर फिर से लैपटॉप की तरफ देखने लगा। लेकिन दूध ठंडा हो जाएगा, पहले आप पी लीजिए, फिर काम कर लीजिएगा, वैशाली ने बड़े प्यार से फिर से कहा। वीर गुस्से में बोला, मैंने कहा ना रख दो, मैं पी लूंगा। वीर को अब गुस्सा आ चुका था। वैशाली ने कुछ नहीं कहा, वो कमरे से निकल गई। रात के कुछ 11 बजे थे। वैशाली फिर से चेक करने आई थी कि वीर ने दूध पिया कि नहीं। वीर अब भी लैपटॉप पर बिजी था। वैशाली फिर से कमरे में आई। वीर, आपने दूध नहीं पिया? वह फिर से झूठी चिंता जताते हुए बोली। इस बार वीर को बहुत तेज गुस्सा आया। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों नहीं है? हाँ, मुझे पीना होगा तो मैं पी लूंगा। मेरी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? और हाँ, लेकर जाओ ये गिलास, वीर ने गुस्से से कहा। लेकिन अमारा, उसे बुरा लगेगा कि मैं आम का ध्यान नहीं रख पाई। वो अपने गुस्से को दबाती हुई बोली। अमारा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझी? वह खुद कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करती थी। उसे पता होता था मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। जाओ, वीर ने कहा। वैशाली जैसे ही निकली, उसने दरवाजा लॉक कर लिया। वैशाली के सारे प्लान पर पानी फिर चुका था। वीर ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया था। वैशाली ने बहुत कोशिश की कि शायद दरवाजा खुले, लेकिन नहीं, वीर ने दरवाजा अंदर से लॉक कर रखा था। दरवाजा लॉक करके वीर ने लंबी सांस ली। उसने तुरंत अमारा को वीडियो कॉल किया। अमार ने पहले ही रिंग में फोन उठा लिया। अमारा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वे ने फोन उठाने के साथ कहा, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही है राणा साहब, मैं कल आ जाऊं? वीर बेचैनी से बोला। लेकिन वहाँ बाबा सा का काम, वो सब उन्होंने आपके ऊपर भरोसा किया है। अमारा उदासी से बोली। वीर और अमारा बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे। तभी अमारा की नजर दूध के गिलास पर गई।
आपने दूध नहीं पिया अभी तक? अमार ने कहा। वैशाली लेकर आई थी, तब से उसने एक ही रट लगा कर रखी थी दूध पीने के लिए। मुझे ज़रूरी डिस्कस करना था और उसका अजीब सा बिहेवियर देखकर मुझे गुस्सा आ गया। उसे कमरे से निकालकर गेट बंद कर लिया। उस लड़की ने बार बार आकर दिमाग खराब कर दिया मेरा। अजीब लड़की है वो, वीर ने कहा। अमारा को कुछ खटका, लेकिन वो समझ नहीं पाई क्यों वो बार बार आ रही थी। अमारा बोली, ठीक है, तो आप दूध पीजिए और सो जाइए, रात बहुत हो गई है। वीर बोला, तुम भी लेट जाओ, लेकिन कॉल मत करना, तुम सो जाओ, यह जो देर से सोएगा कॉल कट कर देगा। अमार ने हामी भरी। वीर ने दूध का गिलास उठाया और पी लिया। कुछ ही देर हुई थी, अमारा मुस्कुराते हुए वीर से बातें कर रही थी, जब वीर को अचानक से पसीना आने लगा। उसका सिर घूम रहा था। वो अमारा से बोला, अमारा, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, बहुत बेचैनी सी लग रही है। वीर ने ऐसी चालू कर दिया जबकि वहां का मौसम बिल्कुल गर्म नहीं था, क्योंकि इतनी बारिश हुई थी तो मौसम ठंडा हो चुका था। अमारा घबरा कर बोली, क्या हुआ आपको राणा साहब? वो बात कर ही रही थी जब वीर की हालत खराब होने लगी। वीर ने अपने कपड़े उतार दिए थे क्योंकि उसे बहुत गर्मी लगने लगी थी। पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। बहुत देर तक वीर इसी तरह परेशान रहा, फिर धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। शायद वैशाली का यही प्लान होगा कि वीर ऐसा करे और वो फिर से अपने प्लान के मुताबिक वीर को सिड्यूस करती और फिर दोनों के बीच सब कुछ हो जाता। खैर, वीर के कमरे का दरवाजा बंद था, जिससे आज का उसका प्लान फेल हो चुका था। वीर के दूध पीने के बाद ही उसकी तबीयत खराब हुई थी, वरना वो ठीक था। अमारा को समझ आ चुका था कि वीर के दूध में कुछ मिला हुआ था। अमारा की आंखें अपने आप ही बरस रही थी। वैशाली इतनी घटिया चाल चलेगी, ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो अब पूरी तरह से फैसला कर चुकी थी कि कुछ भी हो जाए, अब वो वीर को यहाँ बुला लेगी। वो एक ऐसी लड़की को वीर की जिंदगी में नहीं आने देगी जो कि इतनी घटिया सोच रखती हो। वो पूरी तरह से वीर की भावनाओं के साथ खेल रही थी। अमारा वीर के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी वीर खुद मान जाए वैशाली से शादी के लिए, लेकिन ऐसे छल कपट से कोई उसे हासिल करे, हरगिज नहीं। अमारा रात भर सो न सकी। इधर सुबह देर तक वीर सोता रहा, उसकी आंखें खुली नहीं रही थी। अमारा बहुत देर तक इंतजार करती रही। उसने वीर को कई कॉल किए, लेकिन वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह के करीब 10 बजे वो उठा, जबकि आज तक वीर इतनी देर तक कभी नहीं सोया था। उसने उठते ही सबसे पहले अमारा को कॉल किया। अमारा ने वीर को अभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वीर की हालत अभी सही नहीं लग रही थी। कुछ बताकर वो उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बात करके शावर लेकर वीर नीचे आ गया, पर अमारा के दिल दिमाग में उथल पुथल मच चुकी थी। आखिर क्या करेगी वो? क्या बोलेगी वीर को जिससे वीर वैशाली के बिछाए जाल से बच जाए? उसका दिमाग बस इसी उलझन में उलझा हुआ था। वीर नीचे आया, उसकी नजरें अभी भी घूम रही थी, आंखें लाल हो चुकी थी। क्या हुआ वीर बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नर्मदा जी ने कहा। उन्हें वीर की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा सिर घूम रहा है, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। नर्मदा जी ने उसे नाश्ते के लिए कहा, पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। वो बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस के लिए निकल गया। वहाँ उसकी तबीयत और भी खराब हो गई, इसलिए आहान उसे अपने घर ले गया। वीर के आहान के घर चले जाने से आज फिर से वैशाली का एक और प्लान फेल हो चुका था। अमार ने बहुत सोचा, फिर उसने फैसला किया कि वो आज वीर को घर जाने ही नहीं देगी। अमार ने ही वीर को आहान के घर रुकने के लिए कहा था। अमारा कोई बात कहे और वीर ना माने, ये तो हो ही नहीं सकता था। वीर तो आहान के घर चला गया, पर उधर अमारा बहुत परेशान थी। हम नहीं जानते वैशाली ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसने जो भी सोचा है बहुत ही गंदा सोचा है। अगर नानी सा और मासा उसकी चाल की हिस्सेदार है तो बहुत ही गलत बात है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हम वीर को किसी के भी षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनने देंगे। आगे क्या होगा? क्या हमारा वीर को वैशाली के इस षड्यंत्र से बचा पाएगी? क्या वीर को वैशाली के बारे में पता चल जाएगा? क्या वैशाली का सच सबके सामने आ जाएगा? वीर सब कुछ जानकर क्या करेगा?
क्या वो अमारा से अलग हो पाएगा? देखिए इस कहानी के अंतिम भाग में आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अंतिम भाग में। टिल देन बाय बाय।